मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग पर चर्चा आज हम आप सबसे करेंगे। प्रिय प्रवास कविवर हरिऔध जी का महाकाव्य है, जो खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आप जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक काल के कवि हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का एक लंबा इतिहास रहा है। 1000 साल से अधिक का यह इतिहास, जिसका आपने बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल की रचनाओं के माध्यम से अनुशीलन किया है। बीए द्वितीय वर्ष में आपने रीतिकालीन रचनाओं के माध्यम से अवगाहन किया है। अब बीए तृतीय वर्ष में आप हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचनाओं से अवगत होंगे। इन रचनाओं ऐसे साहित्य से साक्षात्कार आपका होगा और इसी क्रम में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग, जिसका शीर्षक पवन संदेश दिया गया है, उसका अनुशीलन आज हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल मोटे तौर पर 1850 ईस्वी से शुरू होता है और विभिन्न चरणों में उसका विकास होता है हिंदी भाषा और साहित्य का। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, उनके नाम पर उस पूरे कालखंड का नाम भारतेंदु युग दिया गया और उसके पश्चात का जो कालखंड है उसे द्विवेदी युग कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, समीक्षकों के द्वारा। यह भी आप जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर उस कालखंड को द्विवेदी युग कहा गया। यह मोटे तौर पर 1900 ईस्वी से लेकर 1918-20 ईस्वी तक का जो कालखंड है, इसे द्विवेदी युग कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के द्वारा। मतलब आज 21वीं शताब्दी में जब हम हरिऔध जी की रचना का अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, जो रचना 20वीं शताब्दी की रचना है, आज से लगभग 106 वर्ष पुरानी रचित रचना है। 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास की रचना हरिऔध जी के द्वारा हुई थी और वह द्विवेदी युग माना जाता है। हरिऔध जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी के समकालीन कवि रहे हैं। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे हैं। कवि होने के साथ साथ वे नाटककार, उपन्यासकार, समीक्षक, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक भी रहे हैं। आपको इतिहास के उन कालखंडों की ओर मैं ले चलता हूं कि आज से 100 वर्ष पहले जिस द्विवेदी युगीन रचना की चर्चा हो रही है, प्रिय प्रवास की चर्चा हो रही है, उस समय का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इथोस क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था, परिप्रेक्ष्य क्या था। आप सब जानते हैं कि उन दिनों हम साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी लिखा था भारत की दुर्दशा के बारे में, ब्रिटिश राज में भारत की किस प्रकार से दुर्दशा हुई है।
भारतीय धन का किस प्रकार से ड्रेन हुआ है, निष्कासन हुआ है, और भारत में कैसे गरीबी पसरती चली गई है, इस पर विलाप करते हुए, दुर्दशा पर विलाप करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, आबहु सब मिलकर रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा अब देखी न जाई। यह वह कालखंड है जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा है। ब्रज भाषा को छोड़कर साहित्यकार खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं रच रहे हैं। यह वह कालखंड है, एक संक्रांति का कालखंड है। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के द्वारा, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के द्वारा, केशव चंद्र सेन के प्रार्थना समाज के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सुधार आंदोलन का उन्मेष हुआ था। और ये पूरा का पूरा जो भारतीय वातावरण था वह नव जागरण का वातावरण था, जागृति का वातावरण था, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत संपृक्त वातावरण था। यह वह कालखंड था जब माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यह वह कालखंड है जहां पूरा का पूरा देश राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हो रहा है, नव जागृति का वातावरण है। उस समय का साहित्यकार का यह प्रयास रहा है कि भारतीय संस्कृति के गौरवशाली मूल्यों का अन्वेषण किया जाए। उस समय के साहित्यकारों ने, विद्वानों ने भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया, जिसे इतिहासकार रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट कहते हैं। भारतीय अतीत के स्वर्णिम पन्नों को उन्होंने उनका अध्ययन किया, अनुशीलन किया, और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हमारी जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उसके प्रतिपक्ष में, उसके विपक्ष में यह बताया कि भारतीय संस्कृति भी गौरवशाली है, भारतीय परंपरा भी गौरवशाली है, और भारत का अपना एक बहुत ही नयनाभिराम इतिहास रहा है। तो एक सांस्कृतिक उन्मेष का, एक सांस्कृतिक जागरण का वह पूरा का पूरा वातावरण था, और उस परिप्रेक्ष्य में प्रिय प्रवास की रचना हरिऔध कर रहे हैं। यह वह कालखंड है, द्विवेदी युग का कालखंड, जब साहित्यकार गाते हैं कि क्षितिमंडल था जब अज्ञ सभी, यह था अति उन्नत सभ्य तभी, बहुदेश समुन्नत जो अब हैं, शिशु शिष्य इसी गुरु के सब हैं, साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। साहित्यकार बताते हैं, उस समय के विद्वान बताते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत कभी विश्व का गुरु रहा हुआ है। भारत ही सबसे पहले जगह, भारत भूमि पर ही ज्ञान विज्ञान की प्रथम रश्मि अवतीर्ण हुई, और हम जागृत हुए, और हमने पूरे संसार में उस ज्ञान के आलोक को उद्भाषित किया। पूरे संसार को हमने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, ज्ञान विज्ञान का आलोक विकीर्ण किया। यह वह कालखंड है, उस माइंडसेट का कालखंड है, उस मानसिकता का कालखंड है, और उस कालखंड के में प्रिय प्रवास की रचना हो रही है। स्पष्टतः नवजागरण के इस कालखंड में रचित यह महाकाव्य भी अपनी संवेदना में, अपनी सेंसिबिलिटी में, अपने उद्देश्य में, अपने इंटेंशन में आधुनिक है, आधुनिक काल की रचना है। यही कारण है कि प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने जिस कृष्ण और राधिका जी का चित्रण किया है, वे कृष्ण सूरदास के कृष्ण की तरह नहीं है, या रीतिकालीन कृष्ण की तरह नहीं है। राधा सूरदास की राधिका नहीं है, या रीतिकालीन राधिका नहीं है, बल्कि यहां जिस राधा का चित्रण हुआ है उसे महाकवि हरिऔध ने लोक सेविका बनाया है। राधिका जी जन कल्याणी के रूप में यहां चित्रित हुई हैं। वह लोक सेवा का व्रत लेती हैं, वह जन उपकार की बात करती हैं। पूरा का पूरा प्रिय प्रवास महाकाव्य मानवता के विजय घोष का प्रतीक काव्य है, लोक मंगल का काव्य है। यह दूत काव्य की परंपरा का उज्जवल काव्य है, और साथ साथ विप्रलंब श्रृंगार का विरह वर्णन का उत्कृष्ट महाकाव्य है। यह इसके अलग अलग डायमेंशन है। इस महाकाव्य के, इस काव्य के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं, जिस पर विशद चर्चा विभिन्न कक्षाओं में हम करते चलेंगे। तो हमने यह देखा
कि प्रिय प्रवास की जब रचना हो रही है उस समय का साहित्यिक वातावरण क्या है, सामाजिक वातावरण क्या है, भारतीय इतिहास का इथॉस क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। और उस नवजागरण के वातावरण में आप जानते हैं, खासकर जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्होंने यूरोपीय रिनासा की चर्चा पढ़ी होगी इतिहास की किताबों में। यूरोप में जिस रिनासा की बात कही जाती है 14वीं 15वीं शताब्दी में, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, शेक्सपियर के ड्रामा और तमाम साहित्य और पेंटिंग के माध्यम से यूरोप के रिनासा या पुनर्जागरण का प्रतिफलन आप जानते हैं, उसके तथ्य से आप वाकिफ हैं। तो यूरोप में जो रिनासा हुआ कुछ कुछ मिलता जुलता वही नवजागरण, वही पुनर्जागरण संपूर्ण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के 20वीं अर्ध सदी तक, 20वीं शताब्दी की अर्ध सदी तक यह नवजागरण का वातावरण भारतीय परिवेश में रहा है। और उस सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नवजागरण का प्रतिफलन साहित्य में भी हुआ है। जितने भी साहित्य रचे गए हैं उस कालखंड में, उसमें नवजागरण का प्रतिफलन हुआ है। प्रिय प्रवास में भी उसी नवजागरण की चेतना, राष्ट्रीय चेतना, लोक मंगल की बात, मानवतावाद की बात, लोगों की भलाई की चर्चा, इस उद्देश्य से इस काव्य की रचना हुई है। प्रिय प्रवास महाकाव्य 17 सर्गों में निबद्ध है। यह महाकाव्य है वस्तु, नेता और रस जैसे महाकाव्य के पारंपरिक तत्वों के दृष्टिकोण पर भी यह महाकाव्य खरा उतरता है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के 17 सर्गों में से हमें बीए तृतीय वर्ष में 6ठे सर्ग का अनुशीलन करना है, अध्ययन करना है। 6ठे सर्ग की जो कथा है उसका शीर्षक पवन संदेश दिया गया है। हम उस सीधे पाठ के वाचन पर हम आते हैं और वाचन के साथ साथ विश्लेषण और अनुशीलन हम करते चलेंगे। हम प्रिय प्रवास के उस छंद पर आते हैं। मंदाक्रांता छंद है, वर्णिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद मंदाक्रांता छंद में रचा है हरिऔध ने प्रिय प्रवास के इस सर्ग को। प्रसंग इसका यह है कि ब्रजभूषण, ब्रजलोचन, कृष्ण, गोपाल, नंदलाल, नंदकिशोर घर घर माखन चोरी करते हैं। गोकुल में कालिंदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाते हैं, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, ब्रज वनिताओं के साथ रास रचाते हैं, घर घर जाकर माखन चुराते हैं। और उनकी ये तमाम लीलाएं गोकुल वासियों के मन को प्रभावित करती हैं। सब गोपाल पर अनुरक्त हैं, मंत्रमुग्ध हैं। नंद बाबा, माता यशोदा, ग्वाल बालाएं, यहाँ तक कि ब्रज की लताएं, ब्रज भूमि, यमुना नदी, यमुना के कछार, सारे के पूरा का पूरा पर्यावरण कृष्ण के प्रति आसक्त है, कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, मंत्रमुग्ध है। कृष्ण की मुरली की महिमा ऐसी है कि हर कोई मंत्रमुग्ध है। और अचानक एक दिन होता है ऐसा कि कंस के बुलावे पर वे गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उनका प्रवास होता है और यह जो घटना है यह अत्यंत दुखद है गोकुल वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए। पूरा ब्रज प्रदेश में निराशा, हताशा, विषाद, वेदना का वातावरण छा जाता है गोपाल के जाते ही, क्योंकि कन्हैया ब्रज के लोचन हैं, ब्रज के भूषण हैं। घर घर में उनके लिए अनुराग है, उनके लिए आसक्ति है, उनके लिए मोह है। और अचानक वह ब्रज प्रदेश को छोड़कर, ब्रज भूमि को छोड़कर मधुबन चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। यह जो घटना है अत्यंत दुखद है गोकुल वासियों के लिए। प्रिय प्रवास के इन छंदों में, जिनका अनुशीलन
हम आपके सामने अभी करेंगे। राधिका जी के वियोग का वर्णन किया गया है कि राधिका जी किस प्रकार से गोपाल के विरह में व्याकुल आकुल व्याकुल हो रही हैं। विरह का वर्णन है। विद्वानों ने कहा है कि विरह प्रेम का तप्त स्वर्ण है और विरह और वियोग की अवस्था में आकर प्रेम का कंचन स्वच्छ होकर शुद्ध होकर कुंदन बन जाता है। इन कविता में इन कविताओं में इन छंदों में विरह का वर्णन है और स्पष्ट है कि करुणा का वातावरण है, वेदना का वातावरण है, विषाद का वातावरण है। करुणा का चित्रण किया है हरिऔध कवि ने। कविता का जन्म ही वेदना से होता है। साहित्यकार मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि संसार का जो आदि काव्य है वो आदि कवि वाल्मीकि के कंठ से प्रस्फुटित हुआ था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्रौंच पंछी के करुण विलाप को सुनकर आदि कवि वाल्मीकि के कंठ से करुणा विह्वल, करुणा सिक्त श्लोक अनायास प्रस्फुटित हो गए और विद्वान मानते हैं कि वह श्लोक संसार का आदि काव्य है। तो साहित्यकारों का कहना है, समीक्षकों का कहना है कि कविता का जन्म ही वेदना से होता है, दुख से होता है। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है पोएट्री इज द सिस्टर ऑफ सॉरो। इसी बात को अंग्रेजी साहित्य के महान कवि शेली कहते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे मधुरतम गीत वे होते हैं जिसमें सर्वाधिक दुख की भावना निहित होती है। छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत भी इसी बात को रेखांकित करते हैं जब वे कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रिय प्रवास का यह अंश करुणा से सिक्त है, करुणा से ओतप्रोत है। इस छंद की हम शुरुआत करते हैं। वाचन और अनुशीलन साथ साथ चलता रहेगा। कविता की शुरुआत हो रही है। शीर्षक है पवन संदेश। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। रुदन के वातावरण से काव्यांश का प्रारंभ हो रहा है। रो रो, राधिका जी रो रही हैं और चिंतातुर हैं, चिंतित हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। बिल्कुल एक कथा की तरह, एक स्टोरी की तरह, एक इतिवृत्त की तरह कविता का प्रारंभ हो रहा है। इसे अंग्रेजी में नैरेटिव स्टाइल कहा जाता है। एक नैरेटिव के रूप में, एक डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन और विवरण के साथ कवि राधिका जी को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। राधिका जी दिन को बिता रही हैं, कैसे? चिंतित हैं और रो रो कर बिता रही हैं, रुदन क्रंदन के साथ बिता रही हैं। राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त ने कहा था, रुदन का हंसना ही तो गान। रुदन से कविता की शुरुआत हो रही है, वेदना से कविता की शुरुआत हो रही है, करुणा से कविता की शुरुआत हो रही है। तो रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उनकी आंखें सजल थीं, अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी राधिका जी के नेत्रों से, और उन्मना थी दिखाती, और उन्मना रहती थी, अन्यमनस्का रहती थी, उदासीन रहती थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। हरिऔध जी राधिका का चित्रण चातकी पंछी से उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से चातकी पंछी स्वाति नक्षत्र के बूंद की आस में पी कहां का रट लगाती हुई स्वाति नक्षत्र की बूंद की अभिलाषा में उत्कंठित रहती है, व्याकुल रहती है, ठीक उसी प्रकार से चातकी की तरह राधिका जी कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के दर्शन, कृष्ण के साक्षात्कार हेतु निरंतर आकुल व्याकुल आतुर रहती हैं उस चातकी की तरह। तो
कृष्ण के लिए हरिऔध ने जो सामासिक पद का प्रयोग किया है वह अत्यंत उत्कृष्ट है। शोभा वाले जलद वपु, जलद कहते हैं बादल को, वपु कहते हैं शरीर को। बादल के समान शरीर वाले अर्थात घनश्याम अर्थात कन्हैया कृष्ण जो शोभा वाले हैं, जिनका तन भास्वरता से युक्त है, कांति से युक्त है, शोभायमान है, शोभायमान कांतिवान वह कन्हैया, उस कन्हैया के दर्शन को के लिए लालायित हैं। उत्कट अभिलाषा है राधिका जी को चातकी की तरह। तो शोभा वाले जलद वपु की, जलद वपु के समान घनश्याम वो जो कन्हैया है उनका वपु, उनका शरीर जलद के समान है, बादल के समान है। कृष्ण के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है कि कृष्ण वह है जो आकृष्ट करे। कृष्ण के व्यक्तित्व में वह लीला अवतार हैं, संपूर्ण अवतार हैं, उनके व्यक्तित्व में आकर्षण है। उनके व्यक्तित्व में कृष्ण के बारे में कहा गया कि जो आकृष्ट करे वह कृष्ण है। यहां शोभा वाले जलद वपु की चर्चा की जा रही है कि कृष्ण का जो तन है वो जलद के समान है और शोभा वाला है, शोभायमान है, कांतिवान है, आभा से युक्त है। उस कृष्ण के साक्षात्कार के लिए, उस कृष्ण के दर्शन के लिए राधिका जी चातिका के समान आकुल व्याकुल हो रही हैं। इन पंक्तियों में अलंकारों की भी चर्चा हम कर लें। रो रो जो शब्द है, प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार आप इसमें देखते हैं। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। पूरे इस वाक्य में रूपक अलंकार है जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहा जाता है। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, परम प्रबला पवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। वेदना वर्धिता थी, वो वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो आप देख पा रहे हैं कि पग पग पर, वर्ण वर्ण में, शब्द शब्द में, चरण चरण में अलंकारों की छटा निराली है। हरिऔध की कला की यह उत्कृष्टता है, हरिऔध की कला की यह भास्वरता है कि ऐसा लगता है कि अलंकारों का पूरा गुच्छा, अलंकारों के पूरे प्रसून आपके सामने इन अंशों में आ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार और बहुत सारे अलंकारों का निदर्शन समय समय पर होता रहेगा। तो शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। उस शोभायमान घनश्याम के दर्शन के लिए चातकी के समान राधिका जी की मनोदशा हो रही थी और उत्कंठा थी परम प्रबला। उनकी जो उत्कंठा वो प्रबल हो रही थी और उनकी वेदना, उनकी विरह की व्याकुलता, विरह का विषाद और बढ़ता ही जा रहा था। उसमें अववृद्धि हो रही थी, वेदना का और ज्यादा प्रसार होता ही जा रहा था। कुछ कलात्मक पक्ष पर भी चर्चा कर लें। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। आप देख पा रहे हैं कि हरिऔध शब्दों के माध्यम से चित्र बना रहे हैं। शोभा वाले जलद वपु, शोभायमान बादलों के सदृश शरीर वाले अर्थात कन्हैया, गोपाल, कृष्ण, नंदलाल, पूरा चित्र, एक पेंटिंग हरिऔध कवि शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जो चित्रात्मकता है इसे ही विजुअल इमेजरी कहा जाता है या चाक्षुष बिंब कहा जाता है। आपकी आंखों के सामने चित्र साकार हो रहा है। राधिका जी का चित्र, उनकी मनोदशा का चित्र, घनश्याम का चित्र, नंदलाल कन्हैया का चित्र, जलद वपु बादल के समान वपु वाले और चातकी पंछी का चित्र। तो यह जो चित्रात्मकता है किसी कविता की विशेषता मानी जाती है कि बिंबों के माध्यम से जब कवि अपनी भावनाओं को संप्रेषित करता है तो उस कविता को उत्कृष्ट कविता मानी जाती है। अंग्रेजी समीक्षक ने गुड पोएट्री और बैड पोएट्री को परिभाषित किया है। अंग्रेजी समीक्षकों का कहना है कि गुड पोएट्री की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उस कविता में शिफ्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, अर्थात उस कविता में निराकार चीज को साकार रूप में चित्रात्मक बनाकर प्रस्तुत करने की जिस कविता में क्षमता हो
उस कविता को सफल कविता मानी जाती है, उस कविता को अच्छी कविता मानी जाती है। कोई निराकार वस्तु है, कोई निराकार भावना है, उसको साकार बना देना चित्रों के माध्यम से, विजुअल इमेजरी के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के अन्य बिंबों के माध्यम से, जब कोई कवि अपनी कल्पना के माध्यम से किसी निराकार भावना को, वस्तु को साकार रूप में कविता में संप्रेषित कर देता है पाठकों के समक्ष, दर्शकों के समक्ष, तो वह कवि की सफलता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, चातकी पंछी और बादल के समान शरीर वाले, शोभायमान शरीर वाले कन्हैया। तो पूरा का पूरा चित्र आपकी आंखों के सामने साकार हो रहा है। यह कविता की सफलता है, कवि की सफलता है, कवि की कल्पना की सफलता है। फिर से, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजग रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। आगे की पंक्ति, आगे के छंद पर हम अनुसरण करते हैं। अगला जो छंद है उसमें इसी का विवरण, इसी कड़ी में आगे का वर्णन कवि हरिऔध कर रहे हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। आप देख पा रहे हैं कि जो शब्दों का संकलन कवि हरिऔध ने किया है, अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, अर्थात तत्सम शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आप यहां देख पा रहे हैं। तत्सम शब्दावली विशेषता है इन अंशों की। पिछले अवतरणों में भी आपने देखा था, जलद वपु, उन्मना, उत्कंठा, वेदना वर्धिता, ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द थे। इस अवतरण में भी आप देख पा रहे हैं सुपवन, वातायन, पुष्प सदगंध जैसे जो शब्द हैं, दृढ़ युगल, ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्दों की भरमार इन पंक्तियों में, इन चरणों में आप देख पा रहे हैं। मंदाक्रांता छंद है। भावार्थ देखें, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, राधिका जी का वर्णन है। वे गृह में, अपने सदन में, अपने घर में एक दिन खिन्न होकर के, आकुल व्याकुल होकर के बैठी हुई हैं। और आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके नेत्रों से अनवरत अश्रु प्रवाह प्रवाहित थे, और ऐसा लग रहा था कि धरती को वो भिगो रहे हैं। अश्रुधारा से धरती भीग रही है, अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित है। आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, राधिका जी के नेत्रों में निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हैं श्याम के वियोग में, कृष्ण के वियोग में। यह वैसा ही चित्र है जैसा कि बीए द्वितीय वर्ष में आपने सूरदास के भ्रमर गीत में, सूरसागर के अंश में आपने इसको देखा होगा कि जब गोपाल गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज की जो वनिताएं हैं, वो विलाप करती हैं और कहती हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। वहां भी सूरदास की जो ब्रजांगनाएं हैं, जो ब्रज वनिताएं हैं, जो गोपिकाएं हैं, उनके नेत्रों से भी अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित है। ऐसा लगता है कि सावन भादो का महीना, पावस ऋतु उनके नेत्रों में आकर स्थित हो गया है। ठीक उसी प्रकार से प्रिय प्रवास में यहाँ हरिऔध राधिका जी के का चित्रण कर रहे हैं कि उनके नेत्रों से दृढ़ युगल है, जो दोनों नेत्र हैं, उनसे निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और धरती को, धरा को भिगो रही है। यह चित्रात्मकता, विजुअल इमेजरी इसमें भी आप देख पा रहे हैं। चाक्षुष बिंब यहाँ भी आप देख रहे हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय अचानक, अकस्मात, धीरे से उस सदन में जहां राधिका जी बैठी हुई हैं, जिनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित है, पुष्पों का सदगंध लेकर सुवासित सौरभ युक्त पवन अकस्मात धीमे चरणों से अकस्मात प्रवेश करती है उस सदन में जहां राधिका जी हैं।
कवि कहता है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन जो पवन है, प्रातःकालीन जो वायु है, वह इसी काल वातायन से, सदन के वातायन से, खिड़कियों से, झरोखों से प्रवाहित होकर, संचरित होकर प्रातःकालीन सुपवन उस सदन में पुष्प का सुगंध लेकर, पुष्प का पराग लेकर, प्रसूनों का सुवास लेकर प्रविष्ट होती है उस सदन में जहां राधिका जी श्याम के वियोग में आकुल व्याकुल हैं। अब कविता में आप देख पा रहे हैं कि नाटकीय तत्व आ गया। पवन को एक सजीव प्राणी के रूप में चित्रण किया जा रहा है हरिऔध कवि की कल्पना के माध्यम से, और जब ऐसी परिघटना साहित्य में परिघटित होती है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहां सुपवन का, पवन का, प्रातःकालीन वायु का मानवीकरण किया जा रहा है, अर्थात पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। पवन जो निर्जीव वस्तु है उसे सजीव बना करके, सजीव प्राणी की तरह बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है, और वह राधिका जी के सदन के वातायनों से, राधिका जी के गृह की खिड़कियों से वह पदार्पण करती है, संचरित होती हुई पुष्पों के सौरभ को लेकर के वह पवन आती है। यहां पवन को मानवीकृत किया गया है हरिऔध ने अपनी कल्पना के माध्यम से। तो देखें, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। नाटकीयता, नाटकीय तत्व, ड्रामा में, नाटक में जिस प्रकार से एक्शंस होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि राधिका जी और उसके बाद प्रातःकालीन सुपवन का पदार्पण, यह बिल्कुल एक नाटकीय तत्व का समावेश आप इस कविता में देख पा रहे हैं। तो इस कविता की कलात्मक विशेषताओं में, बहुत सारी विशेषताओं के बीच में आप यह भी देख पा रहे हैं कि इस कविता में नाटकीय तत्व हैं, साथ ही इस कविता में चित्रात्मकता है, इस कविता में पेंटिंग का गुण है, और इस कविता में ड्रामा का गुण है, ड्रामा का गुण है। और आगे की पंक्ति देखें तो दूसरे अवतरण के बाद हम तीसरे अवतरण पर आते हैं। बिल्कुल एक नैरेटिव स्टाइल है, डिस्क्रिप्शन हो रहा है, कथा क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल एक कथा का तत्व है, नाटक का तत्व है, चित्रात्मकता है, और बिल्कुल एक वर्णन करते हुए हरिऔध आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सुपवन वातायन से सदन में प्रविष्ट हो चुकी है, सौरभ से युक्त। अब आगे की पंक्ति, आगे कौन सी घटना घटित होती है, तो कवि का जो वर्णन है वो आपकी उत्सुकता को जगाता है कि आगे कौन सी घटना घटती है। तो यह जो उत्सुकता है, यह जो क्यूरियोसिटी है, यह भी कविता की सफलता का मापदंड है। तो तीसरा जो छंद है वो देखें, आके पूरा सदन उसने सौर लीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। प्रातः वाली वह जो पवन है वह सदन में आती है और पूरे सदन को सुवासित कर देती है, सौरभीला बना देती है। पुष्प के सौरभ से युक्त पूरा का पूरा ओतप्रोत पूरा का पूरा सदन राधिका जी का हो जाता है। और पवन क्या करती है, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, राधिका जी के तन और मन की जो व्यथा है, विषाद है, उसको दूर करना चाहा उस पवन ने, उसको मिटा देना चाहा उस पवन ने अपने सौरभ युक्त शीतलता से। पवन यह प्रयास करती है, और साथ ही आगे का जो वक्तव्य है, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। उस पवन ने, प्रातःकालीन उस पवन ने सदन में प्रवेश करके राधिका जी के नेत्रों से अनवरत जो अश्रु प्रवाह प्रवाहित था, तो उन नेत्रों के कोनों के अश्रु की बूंदों को उस पवन ने धीरे धीरे सौम्यता से, शालीनता से, शिष्टता से उन अश्रु कणों को धरती पर गिराया, धरती पर शमित किया। तो यह पवन का चित्रण आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतिवृत्तात्मकता इसमें है। द्विवेदी योगीन रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे रचनाएं इतिवृत्तात्मक होती थी। यहाँ
उसके लक्षण, उसके तत्व आप यहां देख पा रहे हैं। फिर से इस वक्तव्य को, आके पूरा सदन उसने स्वर्गीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। मंदाक्रांता छंद, इस छंद की विशेषता है कि इसकी जो गति होती है वो मंथर मंथर होती है, मंद मंद होती है, इसलिए इस छंद का नाम मंदाक्रांता है। मंद मंद गति, इसमें क्षिप्र गति नहीं है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि जो वाचन हो रहा है काव्य का, उसमें भी मंद मंद मंथर मंथर इसकी गति है। पवन का जो आगमन हुआ है वह भी मंद मंद मंथर मंथर हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो परिवेश है, यह कविता, यह छंद आप देख पा रहे हैं कि भाव पक्ष के दृष्टिकोण से और कला पक्ष के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही रमणीय है। और जब संस्कृत के शास्त्रकारों ने जब कविता को परिभाषित करते हुए कहा था कि रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः इति काव्यम, यह परिभाषा इस अंश पर सटीक बैठती है कि रमणीय अर्थों का प्रतिपादन करने वाले यहाँ शब्द हैं। रमणीयता की योजना कवि हरिऔध ने यहाँ की है। जो गति है कविता के, जो शब्द हैं कविता के का जो आंतरिक प्रवाह है वो मंद मंद है, मंथर मंथर है, मंदाक्रांता छंद को चरितार्थ करता हुआ। और इस प्रकार से आप ये इन 3 अवतरणों का वाचन, अनुशीलन, विश्लेषण का अवगाहन आपने किया। आने वाले समय में अगली कक्षा में हम आगे के अवतरणों पर आपके साथ संवाद करेंगे।